बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 3 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं आपको बता दूं, इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको सारा का सारा इस सीरीज का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अभी हाल ही में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि इस तरह की जानकारी आपको इस तरह के पोस्ट के माध्यम से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलता होगा। हमारी टीम के माध्यम से आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। तो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको इस तरह के पोस्ट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बिहार के 9 शहरों में इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 91 शहरों में अभी हाल ही में ये एफएम कनेक्टिविटी ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर हम इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैले 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना, देश भर के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है 91 जगहों पर 91 ट्रांसमीटरों का या फिर 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। और इसके तहत आप ये ध्यान रखेंगे कि इन 91 एफएम ट्रांसमीटरों का जो उद्घाटन हुआ है, जो कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से चला जाएंगे, तो इसके तहत कुल मिलाकर भाषा में प्रसारण किया जाएगा। ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है बिहार के दृष्टिकोण से। इसमें बिहार के 9 शहर शामिल है जहां पर ये एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। दरअसल इन 9 शहरों में बात करें तो कटिहार, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा जो कि जमुई में ही एक स्थान है, और साथ ही साथ नवादा। कुल मिलाकर बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो 9 स्थानों पर या फिर 9 जगहों पर ये एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस से संबंधित कि ये प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल आपको यहाँ पर इनसे संबंधित ये भी जानकारी याद रखना कि 23 जुलाई 1927 को ही देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। हालांकि ये तो बात रही पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था भारत में 23 जुलाई 1927 को, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। ये पॉइंट है कि हालांकि 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। 8 जून 1936 को ये डेट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चूंकि एक शब्द आया है एफएम, एफएम का पूरा नाम क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का पूरा नाम होता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इन 91 एफएम ट्रांसमीटरों में से बिहार में 9 जगहों पर इसका उद्घाटन किया गया। तो बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को अभी हाल ही में देश भर में 10वां स्थान मिला है। और ये स्थान का निर्धारण कैसे हुआ है वो यहाँ पर प्रश्न में भी दर्शाया गया है कि प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इनसे जुड़े हुए कुछ अहम जानकारी है उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, और यह मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। ये जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा। और हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़े के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर जो कि 87.58% रहा। ये कांटी मुजफ्फरपुर जो कह सकते हैं एनटीपीसी का स्वामित्व वाला एक कह सकते हैं केंद्र है। तो ये प्लांट लोड फैक्टर जो कि सबसे अधिक रहा, इसी के आधार पर एनटीपीसी कांटी ने पूरे बिहार में पहला और देश भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस लिहाज से यह भी बहुत ज्यादा खबरों में है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है।
अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा कांटी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना से संबंधित। दरअसल यहाँ पर हमने इसको विस्तार से लिखा है कि एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली इस कांटी थर्मल पावर स्टेशन या फिर इस सहायक कंपनी की स्थापना हुई थी 1985 में, जबकि वहीं पे हम बात करें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अर्थात एनटीपीसी के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1975। तो एनटीपीसी की स्थापना के 10 वर्ष उपरांत ये कांटी थर्मल पावर स्टेशन जो कि मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 10 वर्ष पश्चात 1985 में। तो ये जानकारी भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि एनटीपीसी की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है मुजफ्फरपुर की, तो ऐसे में एक अहम जानकारी 2 दिन पहले ही हमने आपको दिया था। ये जानकारी ये था कि बिहार कैबिनेट की हालिया घोषणा के अनुसार डीएनए जांच के लिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एक एक यूनिट लगाई जाएगी। जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए जहां पर वैसी अवस्थाएं खास करके जहां पर डीएनए जांच की जरूरत पड़ती है, तो अब तक बिहार अन्य राज्यों पर आश्रित था, यहां से सैंपल लेके अन्य राज्यों में जाता था और डीएनए जांच की जो रिपोर्ट थी वो आने में काफी समय लग रहा था। इसी कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया और घोषणा के आधार पर बिहार के भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ये डीएनए जांच यूनिट लगाए जाएंगे। ये जानकारी हमने आपको विस्तार दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। फिलहाल अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला हो जाएगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न की हाल ही में राजधानी पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। बताएंगे वे बिहार के कौन से राज्यपाल हैं। हालांकि इसकी जानकारी हमने विस्तृत तौर पर कई बार आपको दिया है और यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। अब आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दे दूं कि बिहार की राजधानी पटना के खगौल के लखनी बीघा में बांस से 4000 वर्ग फीट में बने इस सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के कौन से राज्यपाल हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दिया कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। इन्हीं से संबंधित ये वाला पॉइंट है कि 17 फरवरी 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बने थे। दरअसल उन्होंने 40वें राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लिया है। ये भी अहम जानकारी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की, तो बिहार के 41वें राज्यपाल बनने से पूर्व वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल है कि जयराम दास दौलतराम स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। इस तरह के प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाने की संभावना है। लेकिन वहीं पे हम बात करें बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री की, तो आपको जानकर दे दूं कि बिहार के 22वें व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जबकि आज़ादी के बाद से अब तक बिहार में सिर्फ एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री 1973 में अब्दुल गफूर बने हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्तमान समय में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 22वें मुख्यमंत्री हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना कि बिहार के इतिहास में अगर हम बात करें भारत की स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता के बाद 1973 में एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है अब्दुल गफूर। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। और चूंकि बात हो रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में एक अहम जानकारी हमने आपको कई बार दिया है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं कि 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। चूंकि यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, तो कुछ और भी जानकारी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल से अलग होकर बिहार की स्थापना हुई थी 1912 में और भारत के 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 में बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस 110वें स्थापना दिवस का थीम था जल जीवन हरियाली। जबकि 2023 में इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये सारी जानकारी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बिहार में 9 प्रमंडल है और जिलों की संख्या है 38। ये जानकारी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजधानी पटना कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कुल 9 जिलों के साथ राजधानी पटना अपने जिलों की सीमा को साझा करता है। ये आपको यहाँ से नोट कर लेना अति महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पीडीएफ के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है, ये तमाम पीडीएफ इस श्रृंखला
श्रृंखला के आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नोट करने में सक्षम नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, तो ये तमाम पीडीएफ फाइल को निःशुल्क आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हालांकि आपको एक बात यहाँ पर जानकारी ये भी दे दूं कि वर्ष 2023 में बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, इस परीक्षाओं को देखते हुए हमने एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। अब तक इसका 5 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत ये तमाम वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको याद होगा, हमने कई बार जानकारी दिया कि आपका जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, ये 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है। तो इस प्रस्तावित तिथि को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर जो सीरीज चलाया है, इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जिस प्रकार से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न होते हैं और इन 150 प्रश्नों में से करंट अफेयर सेक्शन से 40 प्रश्न होते हैं, तो हूबहू एग्जाम वाली फील देने के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है। ये आप चाहें तो वीडियो फॉर्मेट में, आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट में, आप चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब तीनों फॉर्मेट में ये टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। आप एप्लीकेशन पर भी ये तमाम चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस सीरीज का सारा पीडीएफ बीपीएससी मेकर ऐप पर 69वीं बीपीएससी कोर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स टेस्ट वाले सेक्शन में उपलब्ध कराया गया है। आप वहां पर जाकर के तमाम पीडीएफ फाइल को, जहां पर सारे प्रश्नों का, जो खास करके एक्सपेक्टेड प्रश्न है, वो सभी प्रश्नों का वहां पर समग्र विश्लेषण मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। हमारे करंट अफेयर्स की विशेषता यह है कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। पिछले 3 वर्षों से हम आपके साथ बने हुए हैं और हर बार यहां से 100% प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। इसका प्रूफ भी हमने कई बार आपको दिया है। हालांकि आपको एक बात की जानकारी यहां पर यह भी दे दूं कि बिहार में अब जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, वो बीपीएससी के माध्यम से होगी, यानी कि बीपीएससी उसका एग्जाम लेगा। बीपीएससी सुपर टेट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती अब बिहार में होना है। तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप इस श्रृंखला को या फिर इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपके बिहार के सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में ये सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है, ये किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि पर्यटन निदेशालय, जम्मू और किश्तवाड़ पर्यटन विभाग प्राधिकरण ने 29 और 30 अप्रैल तक, अर्थात 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन सिंथन मैदान किश्तवाड़ शहर में किया, जो कि जम्मू कश्मीर का एक शहर है किश्तवाड़। यहीं पर अभी हाल ही में ये 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में धारा 370 से संबंधित एक अहम जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आपको जानकारी दे दूं कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि 17 अक्टूबर 1949 को, यानी कि 1949 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया था। दरअसल आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ कि ये 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे। आपको ध्यान रखना है कि 29वां राज्य बना था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। लेकिन एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का जो कुछ प्रावधानों को यहाँ पर समाप्त किया गया और इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे एक राज्य कम हो गया और इसके परिणाम स्वरूप भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जो मौजूदा समय में यही आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये भी एक अहम पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। भाग 21 में धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी ही थोड़ी समय पहले हमने आपको जानकारी दिया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट जम्मू कश्मीर से संबंधित एक अहम है कि फरवरी 2023 में तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया गया था। हालांकि खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 से संबंधित सारी जानकारी जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो तमाम चीज़ों का वर्णन आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 इस प्रतियोगिता का ये तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया गया। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 ये टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था और यह प्रतियोगिता 10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई और इसके तीसरे संस्करण में 76 पदक जीतकर जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा और खिताब को अपने नाम किया। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो पहला और दूसरा संस्करण
संस्करण था जो कि 2020 और क्रमशः 2021 में आयोजित हुआ था, इसका पहला और दूसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर ने ही अपने नाम किया था। हालांकि इस वर्ष भी 2023 में इसका तीसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर इसके बारे में दर्शाया गया कि जम्मू कश्मीर 76 पदक के साथ इस तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पहले स्थान पर रहा, जबकि बात करें 27 पदक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश 31 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो तीनों को यहाँ से आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। निश्चित तौर से यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ये फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ था, कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, यानी कि भारतीय वायुसेना टीम का हिस्सा है। आप यहाँ पर शिवांगी सिंह को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि यह अभ्यास 3 सप्ताह तक चलेगी और इस अभ्यास के लिए भारत ने 4 राफेल जेट, 2 C-17 विमान और 2 IL-78 विमान भेजे हैं। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए राफेल विमानों के लिए यह पहला विदेशी अभ्यास है, तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अभ्यास को जो आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस अभ्यास में भारत और फ्रांस के अलावा जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भाग ले रही है। तो ये सारी कुछ अहम जानकारी है जो कि आप नोट करेंगे। हालांकि यहाँ पर बात हो रही है शिवांगी सिंह के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो शिवांगी सिंह नाम से भारत में 2 महिलाएं हैं, दोनों अलग नाम है, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है। आप यहाँ पर इसका डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता होगा और इस कन्फ्यूजन का शिकार अगर आप एग्जाम में होगे तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने के लिए हमने दोनों को शामिल किया है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर पहले पॉइंट में हमने लिख दिया है कि शिवांगी सिंह 2 अलग अलग लोग हैं या फिर 2 अलग अलग नाम है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट में, जो कि चर्चा अभी हमने किया था किसके बारे में, आपको ध्यान होगा अभी हमने चर्चा किया भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला फाइटर जेट उड़ाने वाले शिवांगी सिंह, जो कि फ्रांस में आयोजित होने वाले इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना टीम का हिस्सा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को इस तस्वीर में, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना में कार्यरत है। तो ये यहां से आपको ध्यान रखना है, एक शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना में कार्यरत है और वह भारतीय वायुसेना की राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है और वे उत्तर प्रदेश की वाराणसी की रहने वाली है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे, उत्तर प्रदेश वाराणसी की रहने वाली है। जबकि वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की, तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के फतेहाबाद गाँव की रहने वाली है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो एक तो शिवांगी सिंह नौसेना से संबंधित है, जो कि बिहार के फतेहाबाद या फिर मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जबकि दूसरी शिवांगी सिंह की बात करें तो ये वायुसेना से संबंधित है और ये कहाँ की है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो इतनी सारी जानकारी के बावजूद यहाँ मुझे लग रहा है कि आप इस डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो निश्चित तौर पर आप आंसर को सही करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बात करेंगे भारतीय सेना प्रमुखों की। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें हम थल सेना प्रमुख की, तो थल सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है और वर्तमान में जनरल है मनोज पांडे। जबकि दूसरे पॉइंट में बात करें वायुसेना प्रमुख की, तो एयर मार्शल VR चौधरी है। नौसेना प्रमुख की बात करें तो नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है और वर्तमान में नौसेना प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार। जबकि वहीं पर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो वर्तमान में द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। हालांकि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के बिपिन रावत। 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास MI-17, ये ध्यान रखिएगा, इस विमान का नाम था MI-17 V5। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप इस विमान में सवार 14 लोग की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी। इनमें बिपिन रावत की पत्नी भी शामिल थी। तो ये दुर्घटना हुई थी 2021 में। तो दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हाल ही में जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, यानी कि द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये सारी जानकारी याद रखिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है, खास करके आपके 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सभी स्टडी मटेरियल नोट्स आदि को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
बीपीएससी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जो हमने नोट्स लॉन्च किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम जो सिलेबस आधारित नोट्स है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स के अतिरिक्त बिहार जीके का भी इसमें सीरीज शामिल है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज यहाँ पर आपको प्रदान किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज में आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का एकदम से संपूर्ण संग्रह मिल जाएगा आपके एग्जाम तक। तो ये तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर इस 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। इस एग्जाम की प्रस्तावित तिथि की बात करें तो ये प्रस्तावित तिथि है 30 सितंबर 2023, यानी कि जो आयोग ने दिशा निर्देश दिया है इस एग्जाम के बारे में कि 30 सितंबर 2023 को ये एग्जाम होना है। तो इस एग्जाम को लेकर के जो हमारा कोर्स लॉन्च है बीपीएससी मेकर ऐप पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम स्टडी नोट्स इसके तहत उपलब्ध कराए गए। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। हालांकि इस कोर्स में एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हम इस ऑफर की बात करें तो यह ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो इस कोर्स में आपको दिया जा रहा है, इसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिलाष टॉमी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर अभिलाष टॉमी हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई बने हैं। ये ध्यान रखेंगे, इनका नाम है अभिलाष टॉमी और ये केरल के रहने वाले हैं। ये सेवानिवृत्त जो कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस अभियान की शुरुआत 16 नाविकों ने 8 माह पहले 4 सितंबर 2022 को किया था। अभी हाल ही में ये अभियान पूरा हुआ और आपको ये ध्यान रखना कि इस प्रतियोगिता को या फिर इस अभियान को केवल 3 प्रतिभागी ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाया है। और इसे 3 प्रतिभागियों में से आपको ध्यान रखना, अभिलाष टॉमी की बात करें जो कि केरल के रहने वाले हैं, दूसरे स्थान पर हैं। इस लिहाज से आपको ध्यान रखना है इस प्रतियोगिता को पूरा करने वाले वे पहले भारतीय तथा वे पहले एशियाई बने हैं, जिस लिहाज से ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कस्टर्न नेव सफर रही जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि जो गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाली पहली महिला हाल ही में बनी, ये भी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि श्रीलंका के किस शहर में हाल ही में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। तो श्रीलंका के कोलंबो में भी हाल ही में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो शहर में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया और भारतीय सिनेमा के इतिहास की यहाँ पर चर्चा हमने किया। चूंकि भारतीय सिनेमा की यहाँ पर बात हो रही है तो भारतीय सिनेमा के इतिहास से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा है कि 1907 में कोलकाता में भारत का पहला सिनेमा हॉल स्थापित किया गया था, जिसका नाम था चैपलिन सिनेमा या फिर एलिफेशन पिक्चर पैलेस। ये 1907 में जो कोलकाता में स्थापित हुआ था इसका नाम था। हालांकि बात करें 1911 की तो 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी ये कोलकाता ही थी। 1911 के बाद से भारत की राजधानी बनी थी दिल्ली। ये चीजें आपको याद होगा। अब यहाँ पर सिनेमा की हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, भारत की जो पहली फिल्म थी जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी, यानी कि जो म्यूट फिल्म थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यानी कि इस फिल्म में किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं थी। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, प्रथम बोलती फिल्म की बात करें तो 1931 में आई थी। इस फिल्म का नाम था आलम आरा। अगला है पहली भोजपुरी फिल्म जो कि 1963 में आई थी। इस फिल्म का नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो। हमारा नेक्स्ट है बिहार की सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये फिल्म आई थी 1930 में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की यहाँ पर बात किया जा रहा है। इस फिल्म का नाम था छठ मेला। तो सिनेमा के इतिहास से संबंधित ये सारी जानकारी अहम है, सभी को आपको ध्यान रख लेना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल की शुरुआत या फिर इस पोर्टल को अभी हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हथकरघा और हस्तशिल्प को समर्पित indiahandmade.com के नाम के साथ ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत गुजरात से केंद्रीय कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत गुजरात से किया गया, किसके द्वारा?
तो पीयूष गोयल के द्वारा भी हाल ही में इस पोर्टल की शुरुआत किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस पोर्टल के माध्यम से कारीगर व बुनकर बिना बिचौलिए के अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। अर्थात इसके उद्देश्य की बात करें तो सरकार के इस पहल की बात करें तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य देश के कलाकारों और बुनकरों को प्रोत्साहन देना है। एक मूल उद्देश्य है जिसको लेकर के अभी हाल ही में इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लंदन की तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर रघुराम पिल्ले रिसेट्टी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में लंदन की तेलुगु एसोसिएशन ने स्तन कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रघुराम पिल्ले रिसेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। और वे इस अवार्ड के पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इनका नाम है डॉक्टर रघुराम पिल्ले रिसेट्टी और इस लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वे इस खिताब को पाने वाले सबसे कम उम्र के विशेषज्ञ हैं या फिर डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर रघुराम पिल्ले रिसेट्टी से संबंधित कुछ अवार्ड की, जो कि इन्हें कुछ समय पहले प्रदान किया गया है। जैसे कि 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री की बात करें तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। हम बात करें यहाँ पर भारत के सर्वोच्च सम्मान की तो यह भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। और इस वर्ष 2023 में भारत के 106 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसकी जानकारी हमने कई बार आपको इसी सीरीज में दिया है। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है 2016 में इन्हें यानी कि डॉक्टर रघुराम पिल्ले रिसेट्टी को डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया था और फिर वर्ष 21 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं 10वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में शहाबुद्दीन चप्पू, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, अभी हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने 21वें राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद का स्थान लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल बांग्लादेश की बात करें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया था। यानी कि जिस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय बांग्लादेश का कोई नामो निशान नहीं था। बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत कहलाता था। हालांकि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि हालांकि एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था। हालांकि यहाँ पर एक अहम जानकारी है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू से, जो भी हाल ही में यहाँ पर बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे में ये जानकारी यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू स्वतंत्र पाकिस्तान में भारत के विभाजन के बाद पैदा होने वाले बांग्लादेश के अब तक के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपसे ध्यान से पढ़िए कि स्वतंत्र पाकिस्तान में भारत के विभाजन के बाद पैदा होने वाले बांग्लादेश के अब तक के पहले वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है और वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा खबरों में है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया जो कि 900 फीट गहराई पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में इसकी जो खोज हुई है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिको। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यह ब्लू होल की बात में तो यह ब्लू होल चेतुमल खाड़ी में पानी के नीचे करीब 900 फीट की गहराई पर और 1,47,000 वर्ग फुट इलाके में फैला हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1,47,000 वर्ग फुट इलाके में ये फैला हुआ है, जो कि अभी बहुत ज्यादा खबरों में है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है। बताएं कि वे निम्नलिखित में से कौन थे। तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ वे एक वैज्ञानिक थे, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हमारा आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखिए। और आपको इस वीडियो में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 1000 लाइक का। आप लोग वीडियो देखते हैं, इतना सारा व्यू आता है, लगभग एवरेज व्यू की बात करें तो एवरेज व्यू है हमारा 5000, लेकिन आप लोग 1000 में लाइक नहीं करते हैं। 200-300 लाइक ही होता है वीडियो में। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन करेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।